हेलो क्लास 10 भूगोल विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में हमने चर्चा की। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा, जैसे उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन, जैव तथा अजैव संसाधन। इसी प्रकार समाप्यता के आधार पर हमने देखा था संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर स्वामित्व के आधार पे चार प्रकार के संसाधन, पहला निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस तरीके से हमने स्वामित्व के आधार पे देखा। फिर विकास के आधार पे संसाधन चार प्रकार से, एक संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडारित संसाधन और चौथा हमने देखा था संचित संसाधन। ऐसे संसाधन जो कि रिजर्व हैं और भविष्य में हमें यूज में आ सकते हैं, जैसे हमने बांध बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या अपनी सिंचाई के लिए, उनके पीने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं वो संचित संसाधन है पानी हमारे लिए। या फिर विंड एनर्जी, राजस्थान और गुजरात का एग्जाम्पल हमने देखा था कि जिससे हम सोलर और विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज कर पा रहे हैं और ओवर यूज होने के कारण वायुमंडल को भी खतरा हो रहा है और इसका असर ठीक नहीं है। फिर हमने देखा सतत पोषणीय विकास के बारे में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम उचित संसाधनों का प्रयोग करें जिससे आने वाली जनरेशन भी इन संसाधनों के बारे में जान सके और इनका लाभ ले सके। और ये भी हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि 1992 में विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन बुलाया और जिसमें इस समस्या से जूझने के लिए, निपटने के लिए सम्मेलन बुलाया गया और प्रत्येक राष्ट्र को ये कहा गया कि आप अपने देश के विकास में वहाँ के संसाधनों का मिनिमम यूज करके किस तरीके से आप विकास कर सकते हैं और जो कि इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण को खतरा भी ना पहुँचे, ऐसे तरीके से आप अपने संसाधनों का उपयोग करें। और जिसमें क्योंकि वो 21वीं शताब्दी के लिए वो प्लान तैयार किया जा रहा था, इसलिए इसे एजेंडा 21 नाम भी दिया गया था रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन को। इतना कुछ हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे संसाधन नियोजन, क्योंकि प्यारे बच्चों संसाधन इतना ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी हैं तो हमें इनका उचित तरीके से नियोजन भी करना होगा। हम देखते हैं कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कई सोपान हैं। कई तरीके से संसाधनों का नियोजन किया जाता है। अगर हमें संसाधन नियोजन करना है तो क्या क्या करना होगा। पहला देखें तो देश के पहले तो विभिन्न प्रदेशों में, जैसे भारत का एग्जाम्पल लें तो हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरीके के संसाधन उपलब्ध हैं। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान, कहीं पे प्लेट्यू रीजन पठारी क्षेत्र है, कहीं पे घने जंगल हैं, रेगिस्तान है। तो इन चीज़ों को पहले तो एक काम ये होगा, अगर नियोजन करना है तो पहले पता करना होगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन हैं और उन संसाधनों को हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, ये करें। और जब उनकी टेबल बना लेंगे, तालिका बना लेंगे, तो इस कार्य को करने में हमें पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना होगा, पता करना होगा उस क्षेत्र में किस तरीके के संसाधन हैं, मानचित्र बनाना होगा, कहाँ से लोकेशन उसकी कहाँ है, किधर को जाना है, संसाधनों की गुणवत्ता की जानकारी करनी होगी, क्वालिटी की इतनी अच्छी है उन संसाधनों की, और फिर उनकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में वो अवेलेबल हैं, कितने समय तक वो हमारे काम आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों का अनुमान लगा करके, मापन करके हम पहली प्रोसेस संसाधन नियोजन में कर पाते हैं। इसमें कह सकते हैं हम सर्वेक्षण, मापन, मानचित्र, मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्थिति, ये सारी चीजें हमें जाननी होगी पहले सोपान में। और फिर आगे हमें क्या करना होगा, दूसरा काम ये होगा कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उस जगह की उपयुक्त प्रौद्योगिकी, जैसे अगर मिनरल्स हैं तो उस तरीके के वहाँ पे टूल्स और टेक्निक्स लगाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। अगर
आपका डेजर्ट रीजन है, रेगिस्तानी क्षेत्र है तो उस तरीके से, जंगल है तो उस तरीके से उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उतने ट्रेंड लोग होने चाहिए, कौशल का विकास हो, वैसी संस्थाएं लगाई जाएं, इन सारी चीज़ों का नियोजन करना होगा। तो दूसरे में हम देख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी एवं कौशल का नियोजन। कौशल का नियोजन से आपको समझना चाहिए कि जिस तरीके की वहाँ पे संसाधन होंगे उसी तरीके के ट्रेंड लोग वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। तीसरा नियोजन में हमें क्या करना होगा, ये करना होगा कि संसाधन विकास योजनाएं, जो विकास योजनाएं हम लागू करेंगे, और उस देश की राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच समन्वय, ये तीसरा सोपान होगा। इस तरीके से हम समन्वय स्थापित करके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, स्वाधीनता के बाद से ही भारत देश में संसाधनों के नियोजन का प्रयास चलता आ रहा है। हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत प्रयास हमारे देश के द्वारा किया गया। उपनिवेशवादी शासन में भी आप देखिए तो भारत देश के में आने वाले जो भी दूसरे देश से आने वाले व्यापारी थे या जिन्होंने यहाँ पर उपनिवेश बनाया, उन्होंने ऐसे क्षेत्र को ही चुना जो संसाधन से प्रचुर थे। ऐसे क्षेत्र में उन्होंने इंडस्ट्री लगाई जहाँ पर, जैसे आप देखें, बंगाल का क्षेत्र जहाँ पे काली मिट्टी थी और कॉटन, और या फिर कह सकते हैं कि कॉटन और नील की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी, जो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करती थी, उनके इंडस्ट्रीज के लिए। तो उपनिवेश का इतिहास भी हमें ये बताता है कि ज़्यादातर लोग संसाधनों को ही महत्व दिया करते थे। अगर हम देखें संसाधन इतने ज़्यादा उपयोगी हैं तो इनका हमें संरक्षण भी करना होगा। संसाधन संरक्षण की बात अगर करें तो संसाधन संरक्षण के बारे में प्यारे बच्चों में ये कहना चाहेंगे कि संसाधन इतने ज़्यादा उपयोगी हैं, इनको लोगों के जीवन में इनका बड़ा महत्व है। लोग देखें जो साधन संपन्न लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि समाज में दो तरीके के लोग पाए गए, जिसमें संसाधन संपन्न, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो संसाधन का दोहन कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे जो कि संसाधन विहीन लोग हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें संसाधन संरक्षण करना होगा। लगातार हमारे देश के चिंतक विचारक इस पर चर्चा करते रहे हैं कि संसाधनों का ओवर यूज नहीं होना चाहिए, अतिशय उपयोग नहीं होना चाहिए। गांधी जी हमारे समाज के प्रसिद्ध विचारक, उन्होंने कहा भी है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास संसाधन है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात देखिए, गांधी जी ने कहा है हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो संसाधन है, किंतु किसी की लालच को पूर्ण करने के लिए नहीं। अर्थात ये भी कहा कि हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति का
पेट भरने के लिए तो संसाधन है, किंतु पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी ने कहा कि पेट भरने के लिए संसाधन तो उपलब्ध है, कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थ साफ है कि लोग लालच के वशीभूत होकर के संसाधनों का उपयोग न करें, बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें। आगे हम देखें तो अगला टॉपिक है भू संसाधन। एक एग्जाम्पल लें, संसाधन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन भू संसाधन का एक एग्जाम्पल लें। भारत के परिवेश में देखें तो भारत में जो भी बड़ा हिस्सा पृथ्वी का है, इस पे अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र, कुल 43% भाग मैदानी क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फसलें खेती के लिए, ऊंची बिल्डिंग या ज़्यादातर विकास के काम इसी क्षेत्र में होते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान या गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ही ये मुख्य क्षेत्र है, जहाँ पर हर प्रकार की फसल या फिर ज़्यादा घनी जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। ये क्षेत्र है 43% मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। ऊंची बिल्डिंग, इमारतें, एस्टेब्लिशमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होता है। दूसरे प्रकार में देखें तो मैदानी क्षेत्र कितना है? लगभग 30% हिस्सा ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो ज़्यादातर पर्यटन के उद्देश्य से लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ से इनकम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलें होती हैं, इनको वहाँ पे उगाया जाता है, जिससे इनकम वहाँ के लोगों को होती है। पर्वतीय क्षेत्र में आबादी रेयर होती है, बहुत कम पाई जाती है, सामान्यतः लोग वहाँ पे रहना नहीं पसंद करते। आप देखें 27% जो हिस्सा है वो है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र 27% है, जो प्लेटी रीजन है, जो कि मिनरल्स ज़्यादातर एबंडेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं, और जिससे आप संसाधन के रूप में उनका उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो भू उपयोग का एक चार्ट आप बना सकते हैं। 27, 30 और ये हो जाएगा आपका 27%, 30% एंड 43%। 43% आपका मैदानी, 27 पठारी और 30 जो है आपका पर्वतीय। इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते हैं। फिर भू उपयोग की बात करें तो भू उपयोग में शार्ट में आप समझे कि भू उपयोग इस तरीके से कि कुछ क्षेत्र मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर वन है, जंगल हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, मतलब जो जमीन तो है बट वहाँ पे खेती नहीं होती। फिर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो परती भूमि कहलाती है, कि जो 1 साल या उससे कम समय से खेत में खेती नहीं की गई। खेती तो हो सकती है लेकिन वहाँ पे खेती नहीं हो रही, तो उन्हें हम परती कहते हैं। भू उपयोग में अगर देखें, हम कह सकते हैं पहले तो वन हो जाएगा, फिर खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि हो जाएगी, फिर आपका हो जाएगा परती भूमि। परती भूमि वो है जहाँ पर 1 साल या 1 साल से कम समय से खेती ना हुई हो, वो परती भूमि कहलाती है। और फिर दूसरा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हर साल फसल बोई जाती हो, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहाँ पर हमेशा फसल उगाई जाती हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरी तरीके से संसाधन नियोजन और संसाधन तथा विकास चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।